हमारा जो लास्ट लेक्चर था दैट वाज ऑन द टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। और हमने यूरोपियन हिस्ट्री की सारी टाइमलाइन डिस्कस कर ली थी। ठीक है। अब अगर हम टाइमलाइन जब कवर कर लेते हैं तो हम जब सिलेबस की तरफ आएंगे विल सी के हमारा सिलेबस टेक्निकली स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, 1789। अब मैंने आपको ओरिएंटेशन क्लास में भी बताया था कि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं ना यूरोपियन हिस्ट्री के, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके पास क्वेश्चंस आते हैं या तो कॉजेज ऑफ वन इवेंट या फिर इम्पैक्ट्स ऑफ वन इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखेंगे तो आज हमने कवर करना है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और इसमें हमारे पास क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आए होंगे या कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन या इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और अगर आप 2025 का पेपर देखें तो उसने उठा के दोनों ही दे दिए थे, एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने आपको दोनों पार्ट्स दे दिए थे कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक हो गया। सो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास इतनी लेंथ आ जाए तो उसमें आपने क्वेश्चन को कंपैक्ट कर देना होता है, छोटा कर देना होता है, अपने क्वेश्चन के पार्ट्स नहीं छोड़ने। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसी इसी टॉपिक को देखें तो आपके पास 2024 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। वो क्वेश्चन था इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, लेकिन वो क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा हुआ था। उसने बोला हुआ था व्हेन फ्रांस नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। ये बेसिकली मिटर्निज की ये स्टेटमेंट है रिगार्डिंग फ्रांस। हम आगे जाके मिटर्निज को पढ़ेंगे, हम कांग्रेस ऑफ वियना को पढ़ेंगे आफ्टर नेपोलियन। तो बेसिकली उसने ये स्टेटमेंट दी थी व्हेन फ्रांस नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, जिसका मतलब ये था कि किस तरह पूरे यूरोप पे फ्रांस में होने वाले एक इवेंट से इम्पैक्ट आया था। सो टेक्निकली जो स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को समझ गए थे उनको पता था कि क्वेश्चन क्या है, इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आपने अगेन वही जो इम्पैक्ट्स याद किए हैं आपने वो एज इट इज लिख देने थे। अब अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर स्टार्ट करें तो हम इसको तीन पार्ट्स में कवर करेंगे। एक हम करेंगे डिस्कशन इसके कॉजेस की, फिर हम एक स्लाइटली इसको देखेंगे मेजर इवेंट्स क्या थे ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन द थर्ड पार्ट वुड बी इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। अब अगर हम मेजर इवेंट्स वाले पोर्शन पे बात करें ना तो इसको आपने एक दफा देख जरूर लेना है, बट आपको इसका क्वेश्चन नजर नहीं आएगा क्योंकि अगेन ये बहुत ज्यादा क्रैमिंग वाली चीज है कि जी किस ईयर में क्या हुआ था, किस तरह हाउ इट इवॉल्व ओवर टाइम। बट जो आपके क्वेश्चन हैं क्लास, आप में से किसी का माइक इज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलो ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे थे जी आपकी आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ गई, ये गई। सो अब जब हम इस पे आएंगे तो हाँ, मैं आपको मेजर इवेंट्स का बता रहा था कि जब आप मेजर इवेंट्स की बात करेंगे तो मेजर इवेंट्स पे आप लोग एक दफा हम अभी ओवरव्यू जरूर ले लेंगे, बट ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। मतलब 10% चांसेस भी नहीं है कि आपके इवेंट्स पे क्वेश्चन आए, और किसी भी इवेंट की, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, वो जो कोर्स ऑफ एक इवेंट होता है ना उस पर क्वेश्चन कम ही आता है, उसके कॉजेज या इम्पैक्ट पे आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने आपके लिए ना दो स्लाइड्स ऐड कर दी हैं। मैं आपके साथ ग्रुप में भी ये पिक्चर शेयर कर देता हूँ, इनफैक्ट मैं आपके साथ पूरी कोटेशन बुक शेयर कर देता हूँ। अब ये जो कोटेशन बुक्स है ना, ये बेसिकली ये वाला पेज आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, ये वाला पेज आपकी नेपोलियन के ऊपर है। मैंने ये आपके साथ स्लाइड्स में भी ऐड कर दिया और आपके साथ मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। अब ये आपने याद रखना है, ये जो कोटेशंस होती है ना, इनके बगैर आपके नंबर नहीं आएंगे। ठीक है। अब ये आपके पास जो सारी कोटेशंस हैं ये आपके भी पॉइंटर्स में ऐड होनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हाट वाज लॉफुल इन वन प्लेस माइट बी इलीगल इन द प्लेस नॉट 5 miles क्रॉस। ठीक है। सो इस तरह की जो कोटेशंस हैं, यू हैव टू यूज दीज कोटेशंस इन योर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द नोबल्स फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड द पीपल पे, ये दिस इज वेरी फेमस मैक्सिम जो कि फ्रांस में यूज की जाती थी, आज तक की जाती है। उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिगार्ड में ये बड़ी एक फेमस थी। अगेन अभी जो मैंने आपको बताई है, व्हेन फ्रांस नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है। सो ये अगेन ये दिस वाज अ कोटेशन, और जिसको ये मतलब इसका पता था उसने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है। अगेन ये मैन इज बोर्न, तो ये जो आपकी सारी कोटेशंस हैं, आई विल शेयर ऑल दीज कोटेशंस विद यू। व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने इनको बार बार पढ़ लेना है। आई वुड नॉट से कि आपको मेमोराइज इतनी आसानी से होंगी, आपको ये 10-15 दफा पढ़ने के बाद ये चीजें आपकी मेमोरी में आती हैं। सो आपने इनको रीड करते रहना है,
और जब आप ये पॉइंटर्स अभी अब आगे हम क्वेश्चन जब करते हैं ना, तो हमें आइडिया होगा कि किस तरह हमने यूज करनी है। मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको बीच में पॉइंटर्स में अभी लिख के दी हुई है, ठीक है। सो आप लोगों ने याद रख लेना। अगेन आप जैसे आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, विद द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन यूरोपियन हिस्ट्री मर्जेस इनटू द हिस्ट्री ऑफ वन नेशन, वन इवेंट एंड वन मैन, फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट। ये हेजन की कोटेशन है ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यू शुड स्टार्ट योर क्वेश्चन, इनफैक्ट मैंने भी अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्वेश्चन इस कोटेशन से ही स्टार्ट किया था। तो इस तरह आपने कोटेशंस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट जी। व्हाट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली इज अ पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल upheaval, especially in the history of France and Europe in general. ये बेसिकली वो अपहीवल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल अपहीवल का टाइम है फ्रॉम 1789 टिल 1815। इसमें आपके एक इंसान है जिनका नाम है नेपोलियन, उनका ड्यूरेशन भी बीच में आ रहा है, ठीक है। ही केम इनटू पावर इन 1799 और 1815 तक वो पावर में रहे। तो ये जो पूरी ड्यूरेशन है ना, इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन का एरा कहा जाता है, ठीक है। अब इसके जो प्रिंसिपल्स थे ना, ये आपने याद रखना है। ये इट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी या इगैलिटी, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट, इक्वालिटी या इगैलिटी, ठीक है, एंड फ्रेटर्निटी। सो ये बेसिकली आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक ओपनर हो गया। फिर जब व्हेन वी टॉक अबाउट द इवेंट इटसेल्फ, मैंने आपको बता दिया कि कॉजेज, इवेंट्स और इम्पैक्ट्स पे हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेज। अच्छा, ये बिफोर स्टार्टिंग एंड बिफोर डिस्कसिंग कॉजेज, हमने एक चीज समझनी है कि दिस इज the map of Europe on the eve of French Revolution, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर आप बात करेंगे, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि अगर पूरी यूरोपियन हिस्ट्री में एक मैप जो कि आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, दैट इज दिस मैप, ठीक है। इसकी मैंने एक आसान फॉर्म भी ऐड की हुई, आगे ये देखिए। यूरोप इन 1789 लुक लाइक दिस, ठीक है। अब आप यहाँ पे, मैं आपके साथ 1 मिनट इस चीज पे डिस्कशन कर लेता हूँ। ये देखिए आपके पास ये आगे जी किंगडम ऑफ स्पेन, या आपके पास आगे किंगडम ऑफ फ्रांस। ये जो आपके पास है, ये मैं अभी थोड़ा सा आपको मार्क करके दे रहा हूँ, ये आपकी जर्मन एम्पायर नहीं है, ये जर्मन स्टेट्स हैं, ठीक है। हम अभी आगे 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होती है, जो कि बिस्मार्क करता है। हम वी विल डिस्कस दैट टॉपिक 1 2 3 लेक्चर्स बाद। सो द आइडिया इज कि जर्मनी में तकरीबन 300 प्लस स्टेट्स थी, ठीक है। सो इट वाज नॉट अ किंगडम, ना ही वो एक कंट्री था। सिमिलरली जो आपके पास आज के दिन का इटली है, वो भी इटली 1789 में एक कंट्री नहीं था, ठीक है। इट वाज जस्ट अ जियोग्राफिकल एक्सप्रेशन। हम ये भी साथ ही पैरेलल में डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन हैं जी। 1870 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली होती है, इसमें 3 लोग मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये जो आपके पास बीच का पोर्शन आ रहा है, ये वाला, ये दो बेसिकली कंट्रीज बाद में बनेंगे। इनकी इस जगह पे इस टाइम करंटली क्या सिचुएशन है इनकी, कि ये स्टेट्स हैं, ठीक है। वो है मतलब आपकी डिसयूनिटी है इनमें, ये अभी यूनाइटेड नहीं है, और ये आगे जाके इनमें यूनिफिकेशन इनकी होगी, इटली की भी और जर्मनी की भी। देन कम्स हैब्सबर्ग एम्पायर। ये आपकी हैब्सबर्ग एम्पायर है जी, ठीक है। इसी इसी को बेसिकली आप ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर भी कहेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ठीक है। ये आपके फिर किंगडम ऑफ पोलैंड है। ये किंगडम ऑफ प्रशिया याद रखना है। ये प्रशिया एक वो कंट्री है जिसका बेसिकली बिस्मार्क का ताल्लुक था प्रशिया से, एंड प्रशिया बिकेम द लीडर, या फिर जो सबसे प्रोमिनेंट कंट्री था विच प्लेड अ रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वो था प्रशिया। सिमिलरली ये जो आपको येलो कलर में सार्डिनिया नजर आ रहा है, ये वो स्टेट है विच प्लेड द मेजर रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। तो मतलब ये इनके वो दोनों दोनों कंट्रीज की ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने कंट्री की यूनिफिकेशन में रोल प्ले किया। इटली के केस में पीडमोंट सार्डिनिया, ये याद रखना है आपने, पीडमोंट सार्डिनिया और सार्डिनिया, और जर्मनी के केस में प्रशिया, ठीक है। सो अभी जब हम कांग्रेस ऑफ वियना, इनफैक्ट जब हम 1870 तक जो भी बात करेंगे ना, तो हमें हर जगह पे प्रशिया नामी एक कंट्री नजर आएगा, जिस जो बेसिकली जर्मनी का ही एक, जर्मनी जर्मन स्टेट ही है, ठीक है। और इसके अलावा रशिया, आपकी ये रशियन एम्पायर आ गई। तो ये दिस इज आपका यूरोपियन मैप। और लास्टली आपकी ऑटोमन एम्पायर, हम इसको डिस्कस करेंगे ईस्टर्न क्वेश्चन में, कि ऑटोमन एम्पायर का किस तरह डिक्लाइन होता है और किस तरह आज के दिन में ये वाला पोर्शन टर्की बन गया हुआ है इसमें से, ठीक है। और ये जो आपका पोर्शन है, ये बाल्कन स्टेट्स बन गई हैं।
सो दिस इज अबाउट द मैप ऑफ यूरोप इन 1789। ठीक है, अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो मैंने आपको मैप दिया हुआ है ना, आप लोगों में से जो कैंडिडेट इस मैप को अच्छी तरीके से समझ के मेमोराइज कर लेगा, उस कैंडिडेट के लिए जिंदगी आसान हो जाएगी यूरोपियन हिस्ट्री में। ट्रस्ट मी, ये वो एक मैप है जो कि आपके टेक्निकली हर क्वेश्चन में आप ऐड करेंगे। अगर वो इस पे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे है तो ये मैप ऐड होगा, अगर नेपोलियन पे है तो ये मैप ऐड होगा, अगर कांग्रेस ऑफ वियना पे है तो ये मैप ऐड होगा, ईस्टर्न क्वेश्चन पे है तो ये मैप ऐड होगा, एंड वर्ल्ड वॉर्स आएंगी उनमें भी ऐड होगा, और कोल्ड वॉर आएगी उसमें भी ऐड होगा अगेन। तो ये मैप आपके लिए मस्ट डू मैप है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएगी। ये मैंने आपके साथ दोनों स्क्रीन्स ये रखती हैं, आपको मैंने स्लाइड्स ऐड कर दी हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आपने इसकी कितनी प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों ने कितना इस पे काम करना है। बट स्टूडेंट्स जो एनरोल कर चुके हैं, आई वांट टू टेल देम कि ये कोर्स जो हम कवर करेंगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। अगर आप ऑनेस्ट होके इन 15-16 लेक्चर्स को ले लें, इट वुड बी मोर देन इनफ फॉर यू टू टू गेट 70+ मार्क्स। 80 तक भी गेम जा सकती है। ठीक है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। आप लोगों ने बस साथ साथ लेक्चर के बाद ना चीजें कवर कर लेनी। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स कम टू द टॉपिक के जी, हमारा है कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब आपने यूरोपियन हिस्ट्री में एक और ट्रिक याद रख लेना, दैट इज कि आपके पास जब भी कोई इस तरह का सवाल आएगा ना, किसी भी इवेंट पे, उसको आपने डिवाइड कर लेना है पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, सोशल कॉजेज पे। ठीक है, सिमिलरली हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इंटेलेक्चुअल कॉजेज पे डिवाइड कर लिया। और आगे चलते हैं जी, अब आती हैं हमारी पॉलिटिकल कॉजेज। लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिकल कॉजेज। आपकी यूरोप की हमने पूरी पीछे डिस्कस कर ली, हमें पता चल गया जी कि यूरोप में एब्सोल्यूटिज्म का एक सबसे बड़ा मसला था। सो द सेम इशू वाज देयर इन फ्रांस एज वेल। ठीक है, आपके पास एब्सोल्यूट मोनार्की थी, बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही थी। ठीक है, ये आपके पास 1643 से 1715 तक लुई 14 था, हु कॉल्ड हिमसेल्फ द सन किंग। ठीक है, ये अपने आप को सन किंग कहता था और कहता था आई एम द स्टेट। ठीक है, मतलब स्टेट मैं ही हूँ। सो इस पे आप, जिस तरह मैंने आपके साथ कोटेशन वाला पेज शेयर किया, यू हैव टू राइट दिस कोटेशंस, जिसमें आप लिखें कि किंग कैन नॉट बी अ टॉप ज्यूरिस्ट। आपने पेज से जाके देखना, टॉप लेजिस्लेचर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव एट द सेम टाइम। इस तरह करके ना अपने कोटेशंस को ऐड कर करके बात को अपनी सब्सटेंशिएट करना। सो द फर्स्ट कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज कि आपके फ्रांस के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की थी। ठीक है, डेस्पोटिक रूल था लुई डायनेस्टी का। ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपके फ्रांस में रेवोल्यूशन आती है इन 1789। फिर अनदर कॉज इज, ये आपने बर्बन डायनेस्टी का साथ ही बता देना कि जी बर्बन डायनेस्टी वाज रूलिंग फ्रांस। ठीक है, और आपने ये फॉर एग्जांपल ये ऐड कर देना है कि जी 1715 से 1774 तक लुई 15 था, उससे पहले ग्रैंड फादर ऑफ लुई 16 था, और 1774 से आगे आपके पास आते हैं जी लुई 16। ठीक है, और इन्हीं के दौर में, लुई 16 साहब के दौर में आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन सॉरी क्लास, नेक्स्ट कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज कि आपके यूरोप में एक थ्योरी थी, दैट वाज डिवाइन राइट थ्योरी। ठीक है, डिवाइन राइट थ्योरी। ठीक है, विच सेज कि भाई जो आपके किंग्स है ना, वो बेसिकली दे आर किंग्स क्योंकि उन्हें खुदा ने किंग बनाया। ठीक है, उनको खुदा ने चूज किया हुआ, दे आर द चोजन वंस। उनका हक है कि वो हुक्मरानी करें। ठीक है, ये डिवाइन राइट थ्योरी थी, ये सिर्फ फ्रांस के अंदर नहीं थी, ये आपके पूरे यूरोप के अंदर पाई जाती थी। ठीक है, इसी के लिए मैंने ये कोटेशन का एक हिंट आपको दे दिया, किंग्स आर नॉट ओनली गॉड्स लेफ्टिनेंट्स अपॉन अर्थ, बट इवन बाय गॉड हिमसेल्फ दे आर कॉल्ड गॉड्स। ठीक है, ये आपके साथ मैंने ना उसमें जो पिक्चर है उसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ग्रुप में सारी। तो इस तरह की जो कोटेशन है ना, आप लोगों ने कोटेशंस को ऐड करना है। आपने बताना है जी कि जो किंग था आपका वो अगेन आपके जो पॉप्स थे, जो पॉप थे वो चूज करते थे किंग को, और अगेन जो गॉड का एक एलिमेंट था जी के दे आर चोजन बाय गॉड, दे आर आंसरेबल टू गॉड, और कोई इनको क्या कहते हैं पूछ नहीं सकता। अवाम के साथ ये जो मर्जी करें, दे हैव द राइट टू डू इट। तो दिस आइडिया, ये आइडिया ना थोड़ा सा ना इस पे काउंटर होना शुरू हो गया था इंटेलेक्चुअल। जब हम कॉजेज डिस्कस करते हैं ना, तो हमें आइडिया होगा कि ये इंटेलेक्चुअल कॉजेज में ऐसा क्या हो रहा था कि जो डिवाइन राइट थ्योरी है इसको बेसिकली चैलेंज करना शुरू कर दिया था इंटेलेक्चुअल में। आप लोगों ने सबने, आई एम श्योर डेफिनेटली, हॉब्स, लॉक, रूसो,
इन सबको पढ़ा। तो बेसिकली यही जो इनलाइटनमेंट थी, यही जो हमने पिछले लेक्चर में इनलाइटनमेंट की बात की थी, हमने बात की थी जी के एज ऑफ रीजन आ गई थी, तो वो दैट अल्टीमेटली पेव्ड द वे फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर आपके पास नेक्स्ट है जी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ये अगेन वो उसी चीज से कनेक्टेड है कि आपके पास जो यूरोप के अंदर मेनली जर्नली और स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट फ्रांस, तो आपको नजर आएगा कि जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, दैट वाज अगेन अ वेरी बिग इशू, कि सब कुछ एक इंसान, वन पर्सन डिसाइड कर रहा था। ठीक है, उसके कंट्रोल में था सब, चाहे लेजिस्लेशन करनी है, एग्जीक्यूटिव करनी है, लॉज, अगेन लॉज कुछ भी बनाने हैं आपने, कुछ भी किसी को पनिशमेंट देनी है, कुछ भी रिफॉर्म्स लाने हैं, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना है, everything was controlled by one single person, that was King Louis 16। ठीक है, so in such situation ऐसा होना ही होना था अल्टीमेटली कि लोगों ने रिवोल्ट करके किंग को डीथ्रोन कर देना था। ठीक है, सो दैट हैपेंड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आप समझिए कि मैंने आपको ये बहुत ज्यादा कॉजेस दिए होंगे आपको, मैंने, आप लोग इनमें से पांच पांच भी लिख लेते हैं ना, अगर पांच इकोनो पॉलिटिकल, दो तीन इकोनॉमिक, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल स्ट्रक्चर आपने पूरा बताना है, तो दैट इज गुड टू गो। अगेन आपने अपनी टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखना है कि दैट यू विल हैव 37.5 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर आप 8 शीट्स लिखते हैं, गुड टू गो। अगर इसी 37.5 मिनट में आप 10 लिखते हैं, परफेक्ट। अगर इसी 37 में आप 12 लिखते हैं, so it is subjective, it depends on the speed of the person who is writing। तो याद रखना है कि आपके पास ये सारे लिखना जरूरी नहीं होता, आपने इंपॉर्टेंट जो ऊपर ऊपर है वो इंपॉर्टेंट है, जो बाद में आते हैं वो आप समझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। ठीक है, देन रैम्पेंट करप्शन। अगेन आपके पास सबसे बड़ा जो उस टाइम फ्रांस का और यूरोप का इन जनरल मसला था ना, वो था करप्शन। और हमने अभी डिस्कशन किया है कि आपकी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी और वही एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट भी थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपके टैक्सेस कलेक्ट होते थे, एक तो टैक्सेशन सिस्टम इटसेल्फ फ्लॉड था, लेकिन एट द सेम टाइम आपके जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे थे ना, देवर करप्ट। कि वो टैक्सेस कलेक्ट करके, अगेन ये हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान की करप्शन क्या, इससे क्या मुराद होता है। ठीक है, सो दिस वाज वन बिग इशू। देन अनदर इशू वाज कि नो सेशन ऑफ जनरल असेंबली फॉर 175 ईयर्स। अच्छा जी, अब ये आपकी जनरल असेंबली जो है, दैट इज बेसिकली द ओनली बॉडी जो कि जिसमें आपकी जो कॉमन अवाम है उसकी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो सेशन था इसका क्या रोला डाला था। बट मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो लास्ट जनरल असेंबली का सेशन हुआ था ना, दैट वाज 175 ईयर्स अगो। अभी हम 1789 में बैठे हुए हैं और जो लास्ट सेशन हुआ था इट वाज इन 1625। मतलब ये लुई 14 द सन किंग साहब के दौर पे, जो जब वो बिल्कुल ताजे ताजे कोई 10-15 साल उनके दौर को हुआ था, उस टाइम पे जाके 1625 में आखिरी सेशन हुआ था जनरल असेंबली का। इट शोज के अवाम की रिप्रेजेंटेशन कितनी थी, ना होने के बराबर थी। ठीक है, सो दिस इज वन बिग इशू। आगे चलें जी, इनकंसिस्टेंट लॉज। अगेन अब आपकी, जब मैंने आपको बताया कि वहां का एक और मसला ये था कि आपके जो लॉज थे ना, दोज लॉज वर इनकंसिस्टेंट। किस तरह के, मतलब हर जगह पे अपने अपने कोई ना कोई लॉज चल रहे थे। इस पे कोटेशन एक बड़ी खूबसूरत सी मैंने आपके साथ ना ये ऐड कर दिया। इनफैक्ट मैंने आपको भी उसमें बताई भी थी कि वर्ड वाज लॉफुल इन वन प्लेस वाज इलीगल जस्ट 5 माइल्स अपार्ट, ये 5 माइल्स अक्रॉस। तो इस तरह की कोटेशंस आपने ऐड करनी है, ये आप लोगों ने उसमें से पिक्चर में से ऐड करके अपने क्वेश्चन में इसको सब्सटेंशिएट करना है। ठीक है, सो इनकंसिस्टेंसी ऑफ लॉज वाज वन बिग कॉज ऑफ आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर एक और पॉलिटिकल कॉज आप देखें कि जो आपका जो करंट लुई 16 था ना, करंट किंग था, ठीक है, वो ही वाज अ वीक पर्सनैलिटी। ठीक है, लुई 16 वाज अ वीक पर्सनैलिटी एज कंपेयर टू हिज ग्रैंडफादर जो लुई 14 था। मैंने आपको बताया ही कॉल्ड हिमसेल्फ द सन किंग। ठीक है, वो अपने आप को सन किंग कहता था, और जो आपकी, उसने अपने आप को कहा होता था आई एम द स्टेट। ठीक है, और जो आपकी ये चीज थी ना कि आपका एक वीक पर्सनैलिटी था, ही वाज बेसिकली, जो आपका लुई 16 था, एक्सप्लॉइटेड बाय आपके जो क्लर्जी थी। ठीक है, क्लर्जी इसको एक्सप्लॉइट करी थी, और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको एक्सप्लॉइट करी थी, आपके नोबल्स भी इसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। मतलब ही वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड, व्हिच अल्टीमेटली लेड टुवर्ड्स आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन।
देन डिपेंडेंसी ऑन फ्यूडल्स, मैंने आपको अभी बता दिया कि एक्सप्लॉइट कर रहे थे इसको सारे जो लोग थे, सो दैट वाज अगेन वन बिग इशू। एंड लास्टली लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर कॉमन मैन, मैंने आपको बता दिया कि जी वन मैन शो चल रहा था यहाँ पे, कि जो किंग है वही है सब कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी अवाम की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, और जो रिप्रेजेंटेशन थी जनरल असेंबली की फॉर्म में, उसका आखिरी सेशन हुआ था बैक इन 1625, ठीक है, 1624, ठीक है। सो ये दैट वाज अगेन वन बिग इशू। सो ये हो गई जी आपके पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, जस्ट गिव मी वन सेकंड, लेट मी सी। हाँ जी, क्लास में आपके साथ कर दूंगा शेयर, ये जो आपके है ना कोटेशन बुक, आई विल शेयर, डोंट वरी। नेक्स्ट जी आपके पॉलिटिकल कॉजेज हो गए, देन कम्स द बिगेस्ट रीजन दैट इज द सोशल स्ट्रक्चर आपका फ्रांस का। और सोशल स्ट्रक्चर में आपने समझना है कि जो आपकी फ्रांस थी ना, उसका जो स्टेट सिस्टम था उसमें थोड़े से फ्लॉज थे। इट वाज बेसिकली थ्री स्टेट्स थी फ्रांस के सोशल स्ट्रक्चर में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, तीन स्टेट्स थी, ठीक है। अब जो आपकी फर्स्ट स्टेट थी ना, एट द टॉप दैट वाज क्लर्जी। मैंने आपको बताया कि जो आपका लुई 16 था, वो अगेन जब आपकी डिवाइन राइट्स थ्योरी आ गई है, तो डिवाइन राइट थ्योरी कौन डिसाइड करेगा जी? किंग किंग ये वाला बंदा जो है, जिस इसको खुदा ने चूज किया है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये आपकी क्लर्जी डिसाइड करेगी, ठीक है। किंग को क्लर्जी बताएगी कि तुम चूजन हो, तुम्हें खुदा ने चूज किया हुआ, ठीक है। तो ये जो आपकी क्लर्जी थी ना, दैट वाज एट द टॉप। और अभी हम जब इम्पैक्ट में देखेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले जो पावर्स कर्टेल हुई थी वो क्लर्जी की हुई थी, पर क्लर्जी की इनफैक्ट जो प्रॉपर्टी थी उसको भी कन्फिस्केट कर दिया गया था, ठीक है। सो आपकी जो सोशल स्ट्रक्चर था ना, एट टॉप वाज क्लर्जी। देन सेकंड स्टेट थी आपके एरिस्टोक्रेट्स और नोबल्स की। नोबल्स अगेन ये वही जो आपकी किंग्स वगैरह, ठीक है, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके ये आपकी एलीट है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड स्टेट थी। देन द थर्ड स्टेट वर नो मैन, मतलब कॉमन मैन, ठीक है, जो आपके जो कॉमनर्स थे ना, दे वर द थर्ड स्टेट्स। और अभी हम इस ये तो आपको ऐसे लग रहा है ना कि स्टेट्स होने से क्या फर्क पड़ता है, इन स्टेट्स में मसले क्या थे, नाउ विल अंडरस्टैंड दैट। अब देखिए जी, ये आपकी जो फर्स्ट स्टेट है ना क्लर्जी, ठीक है, दैट कंसिस्टेड ऑफ क्लर्जी ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। इट वॉज जस्ट 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन फ्रांस की थी 26 मिलियन, और उसका सिर्फ 1% कौन थी? आपकी क्लर्जी थी। और इस 1% ने आपके 15% टोटल रिसोर्सेज कैप्चर करके रखे हुए थे। 15% टोटल रिसोर्सेज थे आपकी 1% क्लर्जी के पास, ठीक है। और this was not the biggest issue. The biggest issue was कि they did not pay any tax, ठीक है। They were not paying any tax, ठीक है। Despite having 15 to 20% of the total resources of France, इनके पास 15-20% रिसोर्सेज थे, टोटल 1% इनकी टोटल आबादी थी, और आबादी का ये 1% थे, और इन ये टैक्स बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पे कर रहे थे, टैक्स निल। ये इस स्टेट का ये एक सबसे बड़ा मसला था, ठीक है। ये इस पे आप पॉप्स, बिशप्स और प्रीस्ट, ये इसी 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 हायरार्की में, क्लर्जी की आपकी ना हायरार्की है, यहाँ पे टॉप पे पॉप होते हैं थोड़े से, ठीक है, फिर आपकी होती है जी बिशप्स होते हैं, और एंड पे होते हैं प्रीस्ट्स। सो ये होगी आपकी स्टेट वन, ठीक है। देन कम्स द सेकंड स्टेट, अरिस्टोक्रेसी और नोबल्स, ठीक है। नोबल्स का क्या था जी? नोबल्स से टोटल आपकी पॉपुलेशन का 2%, ठीक है। 26 मिलियन में से जो 2% थे ना, वो नोबल्स थे। और आपकी जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट की सारी बॉडीज थी ना, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, वो सारे नोबल्स में से थे, ठीक है। इनके पास भी 20 से 25% जो टोटल आपका रिसोर्सेज थे ना, वो इनके कंट्रोल में थे, ठीक है। 2% थे, देवर जस्ट 2%, और 20 से 25% रिसोर्सेज ये कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। और अगेन दिस दिस क्लास अगेन पेड नो टैक्सेस, विच मीन्स कि आपकी जो 3% पॉपुलेशन है फ्रांस की, 3% ऑफ 26 मिलियन, वो ये दो स्टेट्स हैं, दे हैव कंट्रोल ओवर 45% या 40 to 45% आपके जो रिसोर्सेज हैं, वो ये 3% अवाम, 3% लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं, और ये कोई टैक्स नहीं दे रहे, नो टैक्स एट ऑल। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू आपकी जो तीसरी क्लास है, दैट इज थर्ड स्टेट, जो आपके कॉमनर्स हैं, दे आर 97% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो आपकी 26 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 97% अगेन, विच मीन्स कि आपकी तकरीबन 25
1.5 मिलियन पॉपुलेशन ये है, ठीक है। और आपके ये इसमें अगेन इसके अंदर भी 3 ग्रुप्स हैं, ये दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से इंपॉर्टेंट बात ये जो आपकी रेवोल्यूशन आती है ना, वो ये बॉर्जियाजी क्लास लेके आती है, ठीक है। बट इसके अंदर 3 ग्रुप्स हैं, बॉर्जियाजी हैं जो बेसिकली आपके मिडिल क्लास हैं, जो आपके सेकंड ग्रुप इज वर्कर्स, और थर्ड आपका पेजेंट्स। इसमें जो बिगेस्ट पोर्शन था ना, दैट वाज पेजेंट्स का, 80% इनमें से ना पेजेंट्स थे। अब ये जो थर्ड क्लास है, 97 मिलियन पीपल, 97% पॉपुलेशन ऑफ 26 मिलियन पीपल, उनके साथ उनके पास टोटल रिसोर्सेज का तकरीबन 50% उनके पास है, उनके कंट्रोल में है। और इस 50% में से भी जो मेजोरिटी था ना, वो इन्हीं बॉर्जियाजी के पास था, ठीक है। पेजेंट्स के पास तो कुछ भी नहीं था। ये दे लैक प्रिविलेजेस, लो वेजेस, कंट्रोल लेस देन 50% ऑफ द टोटल रिसोर्सेज। और इनकी जो हाफ ऑफ देयर इनकम थी ना, 50% से ज्यादा इनकम जो इनकी थी, ठीक है, वो किस में चली जा रही थी, वो टैक्सेस में जा रही थी, ठीक है। और टैक्सेस की अगर हम बात करें तो टैक्सेस कोई एक आधा टैक्स नहीं था इन पे लगा हुआ। भी अभी आगे जाके हम इकोनॉमी के जब बात करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज, तो उसमें आएगा कि इकोनॉमिक इश्यूज क्या क्या थे, ठीक है। सो आपकी 50% जो आपकी पे है वो टैक्सेस में जा रही है, जिसमें आपके पास ये सॉल्ट टैक्स आ रहा है, रोड टैक्स आ रहा है, टीथ टैक्स आ रहा है, ठीक है। मतलब नाम नाम रख के ना रंग बिरंगे टैक्सेस इन्होंने देने थे। सो आपकी जो स्टेट सिस्टम का मसला था, दिस वाज द इशू, कि इस कदर टैक्सेस थे कि उनकी आधी से ज्यादा सैलरी टैक्सेस में जा रही थी। तो अल्टीमेटली वो रेवोल्यूशन ले आए। देन एन अदर इशू इज फ्यूडलिज्म इन फ्रांस, बेसिकली आपकी सर्फडम, ठीक है। कि जी फ्यूड्स हैं आपके, इनके पास लैंड है, इन्होंने इनको नोबल्स को दी हुई है, नोबल्स ने हिफाजत के लिए इनको दी हुई है, इन्होंने इनको बोला हुआ है कि जी आप इसमें पेजेंट्स इस पे काम करके इस पे फसलें वगैरह उगाएं, और वापस इसमें से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इस तरह एक चेन रिएक्शन बना हुआ है। तो दिस फ्यूडलिज्म वाज द बिगेस्ट इशू ऑफ यूरोप एट दैट टाइम। और अगर हम पाकिस्तान की आज के दिन की बात करें तो हमें फ्यूडलिज्म आज भी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं नजर आ जाती है। तो ये अगेन जब हम इम्पैक्ट्स पे बात करेंगे तो हम बताएंगे कि आपकी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसकी वजह से आपके ये जो सब फ्यूडलिज्म था दैट एंडेड, ठीक है। तो आपके ये दो सोशल कॉजेज हो गए, फ्यूडलिज्म एंड स्टेट सिस्टम इन फ्रांस। देन कम्स द इकोनॉमिक आपका कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैंने आपको अभी बता दिया जी कि फ्रांस का जो फ्लॉट टैक्सेशन था ना सिस्टम, वो दैट बिकेम अ वेरी सिग्निफिकेंट रीजन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपकी जो दो क्लासेस थी, अपर टू स्टेट्स थी, दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस, वेयर एज द थर्ड स्टेट जो कॉमनर्स थे वो मल्टीपल टैक्सेस दे रहे थे। टीथ टैक्स था, टेल टैक्स था, सॉल्ट टैक्स था, सोल टैक्स था, इस तरह के 50 और भी होंगे नाम बताने के लिए, एग्जाम में 3-4 नाम आर मोर देन इनफ, ठीक है। फिर इकोनॉमिक डिप्रेविटी मैंने आपको बता दिया कि जिनकी 50% जो कॉमनर्स थे इनकी सैलरी उसमें चली जाती थी टैक्सेस में। तो बाकी जब चीजें इनकी अफोर्डेबिलिटी से बढ़ जाएंगी तो अल्टीमेटली रेवोल्यूशन आएगी। देन हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि हमें नजर आता है कि फ्रांस में 1780s में इन्फ्लेशन का राइज होता है एंड इट कम्स अप 65% तक चली जाती है। अभी हमने रिसेंटली पाकिस्तान में 30% तक जब बात देखी थी तो वो हमें नजर आ रहा था कितना प्रॉब्लम है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर इन्फ्लेशन 65% पे चली गई है तो उससे क्या मसले आ रहे हैं। देन अनदर कॉज इज कि जी आपकी सिर्फ ये महंगाई इतनी ज्यादा हो गई थी कि ब्रेड रॉट्स हो रहे थे, कि अवाम सिर्फ महंगाई नहीं थी, ब्रेड के लिए भी फड्डे हो रहे थे। और इसमें एक्सट्रीम थिंग वाज कि जब आपकी जो एलीट है, जो पावरफुल कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं, जब उनको बताया गया, लुई 16 साहब की जब वाइफ को बताया गया कि जी अवाम बाहर प्रोटेस्ट कर रही है ब्रेड के लिए, तो उनकी लैक ऑफ अवेयरनेस ये थी, इस इंतहा पे थी कि शी सेड कि उन्हें बोलो कि फिर केक खरीद लें, ठीक है। मतलब ब्रेड नहीं मिल रही तो केक ले लें। शी वॉज नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ब्रेड नहीं मिल रही इसका मतलब उनके पास पैसे नहीं है। तो शी रिप्लाइड कि उन्हें बोलो तो केक खरीद के खा लें, ठीक है। सो दिस वाज द सिचुएशन। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास रेवोल्यूशंस आ जाती हैं। देन ह्यूज एक्सपेंसेस ऑन वॉर, ये अगेन आपकी जो इकोनॉमिक कॉज है कि आपकी जो 1776 की अमेरिकन रेवोल्यूशन होती है। अमेरिकन रेवोल्यूशन में आपका आपको पता होगा कि इट वाज बिटवीन आपका इंग्लैंड वर्सेस यूएसए की जो स्टेट्स थी। अभी आपको मैं यूएस आसानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जो 13 स्टेट्स थी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड यूरोप में फ्रांस का बिगेस्ट राइवल भी था, इन सेंस कि यही दो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज थे उस टाइम यूरोप के। तो बेसिकली अगेंस्ट इंग्लैंड फ्रांस ने इस सब इकोनॉमिक सिचुएशन के बावजूद इन स्टेट्स को, यूएसए की स्टेट्स जो के बाद में यूएसए बनता है, इनको सपोर्ट किया फाइनेंशियली।
और इस वजह से आपके ऊपर और डेट आया। अगेन जब आप जंगों में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको उसकी पेनल्टीज देनी पड़ती हैं। सो दैट वाज अनदर इकोनॉमिक burden on the economy of France, on the exchequer of France, ठीक है। then lavish lifestyle of king के डिस्पाइट अवाम के हालात बुरे थे, जो ये आपके एलीट थी वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। फिर आपकी सबसे बड़ा एक और इशू आता है कि जी 1780s में आपका फ्रांस के अंदर फेमाइन आ जाता है। फेमाइन की वजह से आपकी प्रोडक्शन कम होती है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपके लिए एक मसला बन जाता है इन टर्म्स ऑफ आपकी, अगेन वो हमने ब्रेड राइट्स की फॉर्म में देख लिया, और आपका क्रॉप फेलियर हुआ था। फेमाइन आता तो ऑब्वियसली क्रॉप फेलियर होता है। सो दीज आर द इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। देन कम्स द लास्ट कॉज, जो अगेन आपकी मैंने आपको बता दिया पहले, इनिशियली मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इंटेलेक्चुअल कॉज। इंटेलेक्चुअल कॉज में आपको हमने पिछले लेक्चर में एज ऑफ एनलाइटनमेंट डिस्कस की थी कि 17 से 18 सेंचुरी जो थी, दैट वाज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ठीक है। और उसमें हमने कुछ मेजर नाम डिस्कस किए, जिसमें हमने बताया जी मोंटेस्क्यू था, लॉक था, हॉब्स भी था। हॉब्स हॉब्स को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हॉब्स बेसिकली वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने आपका डिवाइन राइट थ्योरी को चैलेंज किया था इन इन यूरोप, ठीक है। फिर आपके उससे पहले अगर आप चलें तो आपके पास ये सारे वो थिंकर्स हैं जो कि इन आइडियाज को, एनलाइटनमेंट के आइडियाज को प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास आ जाता है जी मोंटेस्क्यू, रूसो, लॉक, हॉब, वोल्टायर। अब इनकी कोटेशंस, अगेन मैंने जो आपके साथ कोटेशन की पिक्चर शेयर की है स्लाइड में ही, और मैं आपके साथ कोटेशन बुक भी ग्रुप में शेयर करता हूँ, वो कोटेशंस आपने यूज करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल रूसो ने कहा था जी मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, ठीक है। सो अगेन दिस बिकेम अ सिंबल ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर मोंटेस्क्यू ने जो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी थी, ठीक है, अगेन दिस वाज द मेन इशू फ्रांस का। मोंटेस्क्यू ने जो थ्योरी दी थी वो अमेरिका ने इंप्लीमेंट बाद में किया, बट मोंटेस्क्यू गेव दिस थ्योरी फ्रांस की वजह से, क्योंकि वो फ्रांस का रेजिडेंट था। फ्रांस में उसने जब ये सिस्टम देखा जी किंग इज एवरीथिंग, ठीक है, किंग एब्सोल्यूट है, किंग के पास ही सब कुछ, लेजिस्लेचर वो कर रहा है, एग्जीक्यूटिव वो कर रहा है, जुडिशरी वो कर रहा है मैनेज। तो उसने मोंटेस्क्यू ने आपको फिर ये थ्योरी दी जिसमें उसने कहा सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, लेजिस्लेशन डिफरेंट बंदा करे, एग्जीक्यूटिव डिफरेंट बंदा करे, जुडिकेट डिफरेंट बंदा करे, और इनका एक दूसरे के ऊपर वो जो चेक्स एंड पावर्स बैलेंसेस है वो बाद में यूएसए ने अपने सिस्टम में खुद इनकलकेट कर लिया, ठीक है। सो दिस वाज द आइडिया मोंटेस्क्यू ने दिया, जिसको आपने ऐड करना है इन योर इंटेलेक्चुअल कॉज, ठीक है। मूविंग ऑन, आपके वॉल्टायर, अगेन द पर्सन जिसने आके बोला जी के आई डू नॉट एग्री विद यू बट विल डिफेंड टू दैट डेथ योर राइट टू से। सो दिस वाज अगेन वन आइडिया जिसने विच पेव द वे, जिस पे आगे जाके आपकी वो चर्च की जो पावर्स थी वो कर्टेल हुई, ठीक है। उसने आके बोला जी कि चर्च की पावर्स लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिटेड पावर्स होनी चाहिए। देन आपके पास लॉक आता है। लॉक ने आके लिमिटेड गवर्नमेंट का आइडिया दिया, जो कि अल्टीमेटली आज के दिन हर दुनिया के हर मुल्क में अडॉप्ट कर लिया गया है। सो दीज आर द फोर थिंकर्स। इसके अलावा अगर आपने इकोनॉमी की टर्म्स में देखना है तो आप लोग ये नाम लिख लें, मैंने नहीं लिखा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। फिजियोक्रेट्स है ये अगेन इसने इकोनॉमी को ओपन करने की बात की। तो ये वो सारा आइडिया था जिसकी वजह से आपके पास फ्रांस में रेवोल्यूशन आती है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। देन कम्स आपकी, मैंने कोटेशंस ऐड कर दी हैं आपकी मोंटेस्क्यू की, अटैक आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की को, स्पिरिट ऑफ लॉज में सेपरेशन ऑफ पावर दिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो का आ गया, मैन इज बॉर्न फ्री, कोटेशन आई डिसएग्री, है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है विदाउट कमिंग टू दिस। और लास्टली अमेरिकन रेवोल्यूशन पे भी मैंने आपको बता दिया, जब आपके पास अमेरिका में रेवोल्यूशन आती है तो अल्टीमेटली इट मोटिवेटेड द पीपल ऑफ फ्रांस के वहां पे भी रेवोल्यूशन आए, ठीक है। फिर लास्टली आपके पास आते हैं जी इमीडिएट कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। इमीडिएट कॉजेज में अगेन मैंने आपको, अभी जब हम पहले डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको इन बिटवीन बता दिया कि जी आपके पास जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए 80s के डेकेड की, कि जी ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी था, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे थे, बैड हार्वेस्ट आया था उस साल, ठीक है, आपकी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई थी, एक्सट्रैक्टर एम्प्टी था, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बड़ी रीजन जो होती है, जिसमें जिसमें आपके पास ये, इसमें इकोनॉमिक कॉज में भी आप लिख सकते हैं, अगर आप इमीडिएट नहीं लिखना चाहते इन कॉजेज को आप पीछे भी ऐड कर सकते हैं। दैट इज कि आपका प्रपोजल आया था कि जी हम फर्स्ट 2 स्टेट्स पे टैक्स लगाएंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट पे हम टैक्सेस लगाते हैं। आपके जो सारे इकोनॉमिस्ट आ रहे थे, मेड बी केलोन, मेड बी तुर्गत, मेड बी ये जो सारे आपके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे ना इन फ्रांस, इन्होंने कहा कि जी हमारे पास फ्रांस को इस सिचुएशन से बचाने का एक ही हल है, दैट इज कि हम फर्स्ट और सेकंड स्टेट के ऊपर भी टैक्स लगा दें।
विच वॉज कंसिडर्ड एज अ थ्रेट। दोनों स्टेट्स ने इसको अपने ऊपर एक थ्रेट कंसिडर किया और उन्होंने क्या किया, जो इकोनॉमिस्ट थे उन्हीं को रिमूव कर दिया कि ये तो भाई पागल है, इसको इसको हटाओ, ये अच्छे मशवरे नहीं दे रहा किंग को। ठीक है, किंग ने इनसे मशवरा लिया और इन्होंने कहा, टैक्स लगाया और इन्हीं को हटा दिया गया। ठीक है, तो दिस वाज अगेन वन बिग इशू। और जब ये तुर्गुत को हटाया गया, अगेन ये वो वाला तुर्गुत नहीं है जो आप अर्तुगरुल गाजी में देखते रहे हैं, ये इकोनॉमिस्ट था। इसको जब हटाया गया तो उस पर बड़ी रिटेलिएशन आई इन फ्रांस। ठीक है, देन आगे चलें जी। हाई इन्फ्लेशन का मैंने आपको बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट का बता दिया, ब्रेड राइट्स का बता दिया, कॉन्फ्लिक्ट ओवर वोटिंग इन सेशन ऑफ स्टेट जनरल ये मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज कि आपको मैंने बताया कि जी आपकी जो स्टेट जनरल थी ना, उसमें तीन क्लासेस थी। एक आपकी थी फर्स्ट स्टेट आपकी जो क्लर्जी की थी, सेकंड स्टेट थी जो आपकी नोबल्स की थी, और थर्ड स्टेट थी जो आपकी कॉमनर की थी। अब जो फर्स्ट स्टेट थी ना, उसकी टोटल आबादी थी 2 लाख, मैंने बताया 1%। और उनके रिप्रेजेंटेटिव थे 308, 308। ठीक है, 308 इनके थे। ठीक है, और ये याद रखने की ये एक स्टेट है। फिर जो आपकी दूसरी स्टेट है उनकी पॉपुलेशन 2% थी, 4 लाख थी। ठीक है, और ये इनकी जो सीट्स थी 285 थी फॉर वन स्टेट। ठीक है, और ये जो आपकी थर्ड स्टेट थी कॉमनर की, वो 25 मिलियन से भी ज्यादा लोग थे, और उनकी रिप्रेजेंटेटिव सीट्स कितनी थी, 621:1, मतलब एक स्टेट के लिए 621। अब थर्ड स्टेट क्या कह रही थी कि आप इस बेसिस पे वोटिंग ना कराएं, क्योंकि अगर इस बेसिस पे वोटिंग होगी ना, तो हमेशा ये जो पहली दो स्टेट्स हैं ये 2:1 से कभी भी हमारी बात मानने नहीं देंगे। आप वोटिंग कराए इस रेशो से। ठीक है, इससे होगा क्या कि ये 621 है, और ये टोटल कितना बनता है, 308 प्लस ये बनता है 593। ठीक है, 593 रेशो 621 की रेशो होगी, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी होगी कि थर्ड स्टेट अपनी वोटिंग से अपनी लेजिस्लेशन करा ले। लेकिन अगेन जब वो दो स्टेट्स थी वो इस चीज पे बजट थी कि जी 2:1 होना चाहिए, बेसिकली ये वोटिंग का कॉन्फ्लिक्ट था इन द स्टेट जनरल। ठीक है, तो ये आपके हो गए जी क्लास सारे के सारे आपके कॉजेस, ठीक है, ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दी कि हम इसको क्विकली देखते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है नहीं, बट हम इसको जरूर देख लेते हैं कि जी इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, कि जी आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे चलती है। आपके पास सबसे पहले जी फेज 1 आता है जी, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, आउटब्रेक हो जाती है। आपके पास नेशनल असेंबली बनती है 16 जून 1789 को, और टेनिस कोर्ट ओथ होता है, वेरी फेमस, ये एमसीक्यूज में आ जाता है जी, 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट ओथ हुआ। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको एक स्लाइड्स दे दी है कि आपको पता हो कि टेनिस कोर्ट ओथ किस तरह होता है। आगे चले जी। देन कम्स ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है 9 जुलाई 1789 को। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी, 14 जुलाई को आपके पास अटैक ऑन बेसाइल फोर्ट होता है, विच इज एक्चुअली आज के दिन तक डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रांस। ठीक है, ये आपका डे ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फ्रांस है, 14 जुलाई 1789 को अटैक ऑन बेसाइल फोर्ट। इसमें बेसिकली आपकी सारी एम्यूनेशन, मिलिट्री एम्यूनेशन यहाँ पड़ी हुई थी, जिसपे अवाम ने अटैक कर दिया। फिर अगस्त 26 1789 को डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन होता है, जिसमें से मैन इज बोर्न एंड रिमेन इक्वल इन राइट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैन इज बोर्न एंड रिमेन रिमेन्स इक्वल इन राइट्स। ठीक है, सो ये एक डेक्लेरेशन थी, इस तरह की 5 डेक्लेरेशन साइन हुई थी, 5 पॉइंटर्स थे इसमें, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन ऑफ सिटीजन में। ठीक है, ये हो गया जी फेज 1। देन कम्स द नेक्स्ट फेज फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड फेज क्या है आपके पास। एक सेकंड क्लास, ये आपका सेकंड फेज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 जो बनाता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसमें आपके पास आगे जाके लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म होती है अक्टूबर 1791 में। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं, जैकोबिन्स एंड ग्रांडिस्ट्स। ठीक है, अब ये आपने जैकोबिन्स याद रखने, क्योंकि यही जैकोबिन्स आगे जाके इसमें से एक शख्स निकलता है जिसका नाम है रॉबेस्पेरी। ठीक है, और ये फिर वो जो करता है रेन ऑफ टेरर, उस पर हम अभी बात कर लेते हैं। ठीक है, सो आपके पास ये फेज अभी 2 चल रहा है, जिसमें आपके पास यहाँ पे होता ही है कि 1793 से 1797 तक आपका फर्स्ट कोalition फॉर्म होता है। ठीक है, फर्स्ट कोalition फॉर्म होता है, जिसमें बेसिकली तमाम यूरोपियन किंग्स क्या करते हैं, दे डिसाइड कि हमने फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आई है हमने इसको ओवरटर्न करना है, हमने जो ये रेवोल्यूशनरीज हैं इनको पनिश करना है, और हमने वापस
जो आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की है उसको इंस्टॉल करना है। क्यों? क्योंकि दे कंसिडर फ्रेंच रेवोल्यूशन एज अ थ्रेट फॉर द होल यूरोप, के अगर एक मुल्क में रेवोल्यूशन आ गई तो इससे होगा क्या, पूरे के पूरे यूरोप में रेवोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पूरे यूरोप में एक्सेप्ट यूके एक्सेप्ट जीबी, आपके हर मुल्क में उस टाइम एब्सोल्यूट मोनार्की ही थी, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो प्रशिया हो, चाहे वो हैब्सबर्ग एम्पायर हो, चाहे वो कोई और स्पेन हो, हर जगह पे एब्सोल्यूट मोनार्की ही थी। तो उनको ये दे कंसिडर्ड इट एज अ थ्रेट, इसकी वजह से वो उन्होंने कोलेशन किया, और जब आपके किंग ने उनके साथ गाठजोड़ की तो उस पे अल्टीमेटली किंग को भी रिमूव कर दिया गया, और जाके इन्होंने रॉबेस्पेरी ने आपकी रेन ऑफ टेरर के दौरान 1793 में किंग को एग्जीक्यूट भी कर दिया जब उसने भागने की कोशिश की। ठीक है। सो आपकी होता क्या है जी, अल्टीमेटली आपके पास फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कन्वेंशन होती है इन 1792। नेशनल कन्वेंशन में टोटल आपके 749 मेंबर्स थे। ठीक है। ये नेशनल कन्वेंशन चलती है जी आपकी 1792 से 1795 तक। ठीक है। और इसमें अगेन जैकोबिन पावर में आ जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा बंदा है रॉबेस्पेरी। बेसिकली जैकोबिन बनाते हैं 12 मेंबर्स की कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, और ये ऐसी सेफ्टी करती है कि गिलोटिन के नाम पे 17,000 लोगों को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, गले काट देते हैं। ऐसे मशीन होती है, ऊपर से एकदम ब्लेड आता है नीचे, और इधर बंदा ऐसे पड़ा होता है और उसकी गर्दन कट जाती है इधर से। ठीक है। तो ये गिलोटिन आप जाके नेट पे चेक कर सकते हैं। देन आपके पास 1795 में डायरेक्टरी फॉर्म होती है, वो 1799 तक चलती है, 5 मेंबर की डायरेक्टरी है। 1795 का कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाती है। और जब डायरेक्टरी बहुत ज्यादा करप्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली 1799 में आपके पास नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ जाते हैं थ्रू अ कू। 1799 में कू वो करते हैं और वो पावर में आते हैं। दिस इज द सेकंड फेज। देन द थर्ड फेज इज आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का फेज। ठीक है। नेपोलियन अब पावर में आ गया अगेन। ये हम जब नेपोलियन पे अगला क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा जी कि नेपोलियन की सारी स्टोरी क्या थी। नेपोलियन फर्स्ट कौंसल बनता है 1800 में। नेपोलियन वॉर होती है, नेपोलियनिक वॉर्स होती हैं 1795 1796 से 1815 तक। ठीक है। रिफॉर्म्स नेपोलियन लेके आता है और डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन होता है। दिस इज द थर्ड फेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है। देन कम्स आपका कॉलेशन। ये अगेन आपका नेक्स्ट जब लेक्चर होगा नेपोलियन को उसमें भी मैं ऐड कर दूंगा, बट स्लाइटली आपको भी मैं बता देता हूँ आपके लिए, अभी के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। अगले कोलेशन ये नेपोलियन के दौर के हैं जिसमें आपके पास फर्स्ट कोलेशन बनता है। ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर की जो होगी ना नेपोलियन की स्लाइड्स, उसमें ये कोलेशन हम ऐड कर देंगे। सेकेंड कोलेशन बनता है 1789 से 98 से 1801। ठीक है। ये अगेन इसमें नेपोलियन की विक्ट्री हो जाती है, यहाँ पे नेपोलियन पावर में आ चुका है। ठीक है। नेपोलियन की विक्ट्री होती है 1802 में। ट्रीटी ऑफ एमियन साइन होती है जिसमें नेपोलियन और जीबी के दरमियान में वो पीस एग्रीमेंट साइन हो जाता है। देन थर्ड कोलेशन बनता है जी 18 ये अगेन यहाँ पे आपका 1805 से 1807 तक। ठीक है। ये मिस्टेक हुई थी। ठीक है। तो इसको मैं ठीक कर दूंगा, जिसमें आपके पास अगेन नेपोलियन जीत जाता है। और लास्ट पे आपके पास फोर्थ कोलेशन बनता है 1813 से 14 तक। अल्टीमेटली ये नेपोलियन हार जाता है और नेपोलियन इसके बाद एग्जाइल में भेज दिया जाता है। ठीक है। बैटल ऑफ वाटरलू के बाद उसको सेंट हेलेना में भेजा जाता है। इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। देन कम जी हमारे लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर विच इज इम्पैक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इम्पैक्ट्स ऑफ जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की आपने बात करनी है ना, तो इसका अच्छा तरीका ये है कि आप इसको इम्पैक्ट्स ऑन यूरोप एक पार्ट कर लें और इम्पैक्ट्स ऑन फ्रांस कर लें। ठीक है। या अगर अगेन आपने इसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, सोशल इम्पैक्ट्स करके करना है और इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट्स करके करना है, दैट इज अप टू यू। ठीक है। कोई इशू नहीं है, इन्हीं में से सारे पॉइंट्स निकलने। ठीक है। सो कम्स जी आपके पास एंड ऑफ मोनार्की। मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी जो बर्बन डायनेस्टी थी फ्रांस में, वो अल्टीमेटली उसको रिमूव कर दिया जाता है लुई 16 साहब, और उनकी जोजा की गर्दन काट दी जाती है दोनों की। ठीक है। और पावर में कौन आ जाते हैं? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पहले स्टैब्लिश की गई थी, और अल्टीमेटली आपके पास रिपब्लिकनिज्म आ जाती है, और फिर अल्टीमेटली फिर आपके पास नेपोलियन आ जाता है, जो अगेन सॉर्ट ऑफ डिक्टेटर ही बन जाता है इन 1804 अपने आप को जब वो एम्परर डिक्लेयर कर देता है। ठीक है। बट अगेन जो आपकी बर्बन डायनेस्टी थी उसको बेसिकली हटा दिया जाता है फ्रॉम पावर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। आगे चले जी। एंड ऑफ डिवाइन राइट्स थ्योरी। डिवाइन राइट्स थ्योरी जो थी, जो कि अगेन इसमें आप लोग डिबेट कर सकते हैं एनलाइटनमेंट की, कि जी आपकी जो एनलाइटनमेंट क्या है, फिलोसोफर थे हॉब्स, लॉक, रूसो, उन्होंने अल्टीमेटली डिवाइन राइट थ्योरी को चैलेंज किया और आपकी वो
फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सबसे पहले फ्रांस में डिवाइन राइट थ्योरी खत्म होती है। ठीक है, ये इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन अब आप देख रहे हैं ऑन फ्रांस। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, अगेन मैंने आपको बताया कि जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आती है, 1795 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। जब डायरेक्टरी आती है तो उधर भी फिर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश होती है, जबकि 1804 में जाके फिर एम्पायर बन जाती है। ठीक है, फिर स्लोगन्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये स्लोगन्स जो पूरे फ्रांस में स्प्रेड करते हैं और लेटर ऑन पूरे यूरोप में स्प्रेड करते हैं और लेटर ऑन पूरी दुनिया में स्प्रेड करते हैं। आज के दिन तक हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने अफ्रीका में देखी, एशिया में देखी। तो ये जो होल डिबेट स्टार्टेड इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर क्या होता है जी इम्पैक्ट्स में, डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, के जी आपके मुल्क में रहने वाले जो सिटीजन हैं उनके भी राइट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपकी जो गवर्नमेंट है उसका राइट नहीं होता। ठीक है, आपका जो किंग है वो सब कुछ नहीं है। ये जो सारी डिबेट थी ये अल्टीमेटली इट स्टार्टेड आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जिस तरह की डेक्लेरेशन साइन हुई और आज तक जो वो फिर हम इसको चलते 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 हम यूडीएचआर तक आ जाते हैं, यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, आपका जो यूएन के अंडर साइन हुआ, यहाँ तक राइट्स की बात आ जाती है। ठीक है, फिर आज के दिन आपके कमीशन तक बने हुए हैं। तो ये दिस इज होल डिबेट। फिर आपकी हमने जो सोशल इम्पैक्ट्स, अगेन आपके जो कॉजेज थे ना वही आपके इम्पैक्ट्स भी बन रहे हैं। आपकी जो फ्यूडलिज्म थी फ्रांस में और आपकी जो सर्फडम थी वो बेसिकली एबॉलिश हो जाती है 1791 में, आपकी फ्यूडलिज्म फ्रांस में खत्म हो जाती है, विच इज अगेन वन बिग इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, फिर आपकी स्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी, आपका जो स्टेट सिस्टम था इस फ्रांस का जो स्टेट सिस्टम था दैट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक। हम आगे जाके जब रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे तो हम ये पूरे पॉइंटर्स एज इट इज वहां पे भी कॉपी कॉपी कर देंगे 1917 में। ठीक है, तो आपकी जो स्टेट सिस्टम था वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला वो स्टेट सिस्टम में अबॉलिश कर दिया जाता है, इक्वालिटी स्टैब्लिश कर दी जाती है। ठीक है, मैंने आपको फिर बताया जी पावर्स ऑफ चर्च को रिड्यूस कर दिया जाता है। इनफैक्ट पावर्स सिर्फ रिड्यूस नहीं की जाती, जो उनके पास प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट कर ली जाती हैं। ठीक है, हम अभी आगे देखेंगे 1801 में जाके फिर एक एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन नेपोलियन एंड पॉप पायस 7। ठीक है, इसमें उनको तो स्टेट आपको कैथोलिसिज्म को एज स्टेट रिलीजन एक्सेप्ट किया जाता है, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल चेंजेस आएंगी। ठीक है, ये हम अगेन जब नेपोलियन पढ़ेंगे तो हम इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे जी नेपोलियन ने क्या क्या रिफॉर्म्स लाए हैं, तो आपको वहां बेहतर आइडिया होगा। नेपोलियनिक कोड, अगेन नेपोलियन जब अभी अभी नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे 1804 में आपके पास जब नेपोलियन आता है, नेपोलियनिक कोड आता है, और आज के दिन में नेपोलियनिक कोड की चीजें दुनिया भर के मुल्कों ने अडॉप्ट की हुई हैं। फिर आपकी यूनिफॉर्म टैक्सेशन पॉलिसी, हमने ये कि अगेन जब अभी इकोनॉमी के इशू पढ़े थे तो हमने बोला कि आपकी जो टैक्सेशन थी दैट वाज अनइक्वल, दो क्लासेस टैक्स पे कर ही नहीं रही थी और थर्ड क्लास अपनी 50% से ज्यादा इनकम टैक्सेस में दे रही थी। तो इसको खत्म किया गया और यूनिफॉर्म टैक्सेशन को स्टार्ट किया गया कि हर बंदे ने टैक्स देना है, हर क्लास ने टैक्स देना है, क्लास सिस्टम ही बेसिकली खत्म कर दिया गया। तो इक्वालिटी ऑफ टैक्सेस, यूनिफॉर्म टैक्सेस फ्रांस में आ गए। मूविंग ऑन, अब ये लास्ट है जी, दैट इज इम्पैक्ट्स बियॉन्ड फ्रांस। फ्रांस के अलावा इम्पैक्ट्स क्या है, नेशनलिज्म अगेन फ्रांस के अंदर तो आया ही आया। हमने आगे जाके 1830 की रेवोल्यूशन देखनी है, 1848 की रेवोल्यूशन देखनी है, तो ये 1870 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली, 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, 1831 में यूनिफिकेशन ऑफ बेल्जियम, ये जो सारी नेशनलिज्म की चीजें हो रही है ना आपके पास, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ये सारी नेशनलिज्म की डिबेट है। ठीक है, तो नेशनलिज्म आपको पूरे यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नजर आती है, और इसकी मैनिफेस्टेशन के लिए आपने वर्ल्ड वॉर 1 की एग्जांपल देनी है, वर्ल्ड वॉर 2 की देनी है, अप टू यू जो मर्जी एग्जांपल दे दें, आपने यूनिफिकेशन की देनी है, दैट इज कंप्लीटली ओपन। ठीक है, फिर आपके पास एंटी रेवोल्यूशनरी वॉर्स, ये क्या है, जब आपके पास 1815 में नेपोलियन को डिफीट किया जाता है, और आपके पास आगे जाके भी नेक्स्ट लेक्चर में कांग्रेस ऑफ वियना हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली कांग्रेस ऑफ वियना क्या है जी आपके पास, कि ये मेक श्योर करते हैं, कंजर्वेटिज्म को प्रमोट करते हैं कि जी अब नेपोलियन जैसी कोई भी क्या कहते हैं चीज दोबारा नहीं होगी। नेपोलियन फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसा कोई भी इवेंट दोबारा नहीं होगा। तो इस चीज पे क्लास, सिर्फ एक सेकेंड जी क्लास। तो नेपोलियन या फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी कोई भी चीज आपके पास दोबारा इवेंट हमने नहीं होने देना, दिस वाज द एजेंडा ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना, और इसके लिए उन्होंने एंटी रेवोल्यूशनरी वॉर्स की थी। मैंने आपको बता दी 1813 और 1830 और 1848 की वॉर्स के अगेंस्ट इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे। ठीक है,
देन आपके पास डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो मैंने आपको बताया जी, डेमोक्रेसी, आपके पास रिपब्लिकनिज्म, ठीक है, ये रिपब्लिकनिज्म का आइडिया जो था इट स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन थे, और आज के दिन में आपके पास ये आइडिया पूरी दुनिया में हमें नजर आता है। फिर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, अगेन मैंने आपको बताया था कि आपकी जो फ्रांस में पार्लियामेंट थी वो लास्ट 175 ईयर पहले बुलाई गई थी। तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स आते हैं जो अगेन आपकी पावर्स को डिवॉल्व किया जाता है, हर बंदे को इक्वल वोट दिया जाता है, वन मैन वन हेड वाली जो सारी स्टोरी है, ठीक है, वो कहानी आपकी पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में हमें नजर आती है। अब ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का पूरे यूरोप पे आया, दैट वाज के जब आप ऑब्वियसली एक ऐसी रेवोल्यूशन आई हुई, और जब खास तौर पे नेपोलियन, अभी अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि नेपोलियन साहब 1806 में कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम के केस में आपके पास नेपोलियन का सबसे बड़ा रोल ये डलता है कि इसकी वजह से आपके पूरे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, ठीक है, पूरे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। तो ये आपके लिए एक इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बियॉन्ड फ्रांस है। देन सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आपके, अगेन ये जब हम अभी देखेंगे नेपोलियन को तो देखेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स क्या है, ठीक है। फिर आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि पूरी दुनिया में इसके बाद ये रिवॉल्व करते हैं, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। डिक्लाइन ऑफ डिवाइन राइट, मैंने आपको पीछे फ्रांस में भी बता दिया, वही डिक्लाइन ऑफ डिवाइन राइट आपको पूरे पूरे के पूरे यूरोप में नजर आएगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो ये डिवाइन राइट किंग्स थे ना, कि डिवाइन राइट की बेसिस पे किंग बने हुए थे, उन सब का डाउनफॉल हो जाता है। और लास्टली डिक्लाइन ऑफ प्रिविलेज्ड बेस सिस्टम, कि जो आपकी ये स्टेट सिस्टम थी पूरे यूरोप में, आपको नजर आएगा कि आगे जाके जी ये अपर क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये जो क्लास सिस्टम था इसको खत्म कर दिया जाता है। ये अब वो कोटेशन थी, पहले आई थॉट कि मैं आपको स्लाइड्स में इस तरह लिख के दे दूं, देन आई थॉट कि इट्स बेटर कि मैं आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट शेयर करके, आपको पिक्चर शेयर करके ग्रुप में पूरी की पूरी आपको उस कोटेशन की फाइल भेज दूंगा। तो किंग कैन नॉट बी अ टॉप जूरिस्ट, हेड ऑफ लेजिस्लेचर एंड एलीट एग्जीक्यूटिव, ये जो आपकी स्टोरी है ये बेसिकली आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कॉजेज, इवेंट्स एंड इम्पैक्ट्स है। दिस इज इट। नेक्स्ट लेक्चर होगा जी एज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियनिक एरा, जिसमें हम राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियनिक वॉर्स एंड रिफॉर्म्स बाय नेपोलियन पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट क्लास। Any question from your side, you can ask me now. The floor is open.